गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वीडियो है वो डिलेट फोर्थ सेम के लिए है और इसमें फोर्थ सेम के लिए विषय है प्रारंभिक स्तर पर भाषा का पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। उप विषय इसका है निर्देश, संदेश, कविता, कहानियों तथा लोकगीतों के भावों आदि को सुनकर समझना। ठीक है, यूनिट 2 का है और ये लेसन इसका 4 है। यूनिट 2 का 4 लेसन है। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि जो शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं जैसे कि निर्देश है, आदेश है, संदेश है, कविता, कहानियों, इनका क्या मतलब है और किस तरह से इनको सुनकर समझा जाना चाहिए। तो ये हमारा ये विषय का जो है वो अध्याय का वो विषय है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निर्देश। ठीक है, आप सबने सुना होगा कि निर्देश देना। तो निर्देश क्या है और निर्देश आदेश से किस तरह से भिन्न है, ये हम देखेंगे कि निर्देश होता क्या है। तो निर्देश किसी भी कार्य को करने के लिए दिया गया मार्गदर्शन है। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि निर्देश क्या होता है, कि ये एक गाइडलाइन है जो कि किसी भी काम को करने के लिए दी जाती है। ठीक है, इसकी भाषा लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। ये लिखित में भी हो सकती हैं निर्देश और मौखिक रूप में भी हो सकती हैं। निर्देश संस्था स्तर पर प्राप्त होते हैं। ज़्यादातर ये निर्देश कैसे होते हैं कि संस्था स्तर पर प्राप्त होते हैं। कोई विद्यालय है तो विद्यालय के द्वारा निर्देश हो सकते हैं, शिक्षकों के द्वारा निर्देश हो सकते हैं। तो ज़्यादातर ये संस्था स्तर पर प्राप्त होते हैं। निर्देशों को मानना स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है। ये जरूरी नहीं है कि हमें कोई निर्देश दे रहा है तो हम उन निर्देशों को माने, लेकिन ये मानना हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि हम उन निर्देशों को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। तो निर्देशों को मानना स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है। छात्र को शिक्षक के द्वारा दिए गए निर्देशों को पहले अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तत्पश्चात ये निर्णय लेना चाहिए कि ये निर्देश कार्य की सफलता के लिए कितने उपयोगी हैं और उनकी अनुपालना की जानी चाहिए या नहीं। निर्देश देना वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। अच्छे निर्देश के द्वारा व्यक्ति समायोजन की समस्याओं को स्वयं ही सुलझा लेता है। ये तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि निर्देश बाध्यता रहित होता है। तो हमने देखा कि निर्देश क्या है। ठीक है, तो एक तरह का ये क्या होता है, गाइडलाइन है जो कि किसी भी कार्य में अगर कोई समस्या आ जाती है तो उस समय दिया जाता है या किसी काम को अच्छे से सही प्रकार से वो किया जा सके, इसके लिए निर्देश दिए जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि किसी ने हमें कोई निर्देश दिया है तो हम उसे माने ही। ये जो मानने वाला व्यक्ति है वो उसके स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है कि वो उस निर्देश को मान रहा है या नहीं मान रहा है। छात्र जो शिक्षक को निर्देश देते हैं उन्हें भी शिक्षकों बच्चों को सबसे पहले समझ लेना चाहिए और खुद ही निर्णय लेना चाहिए कि ये निर्देश अगर जो दिए जा रहे हैं वो कार्य की सफलता के लिए कितने जरूरी हैं। अगर उसे लगता है कि इससे कार्य की सफलता सही है, हमारा कार्य सुचारू रूप से होगा, बीच में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी, तो उसे उन निर्देशों को मानना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति है वो उसको अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्वयं ही तैयार किया जाता है और केवल एक उसको मार्गदर्शन दिया जाता है जिसके द्वारा वो अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझा सके। ठीक है, दूसरा आता है शब्द आदेश। निर्देश और आदेश शब्द में काफी कंफ्यूजन होता है कि निर्देश और आदेश को लोग एक ही में मान बैठते हैं। तो हमें इन दोनों शब्दों के अंतर को समझना है कि आदेश क्या होता है। कि आदेश किसी भी कार्य को करने की बाध्यता को प्रदर्शित करता है। इसकी भाषा लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती है। इन्हें चाहे छात्र हो या शिक्षक अथवा कोई कर्मचारी, उन्हें मानना ही पड़ता है। इसमें देखिए ये मतलब जो शब्द है आदेश है, इसको करने के लिए या इसको मानने की हमारी बाध्यता होती है। अगर संस्था स्तर पर या किसी व्यक्ति को शिक्षक स्तर पर जब कोई आदेश प्राप्त होता है तो उसे उसको मानना ही पड़ता है। उसमें कोई सी प्रकार की चॉइस नहीं होती है कि हम इनको मानेंगे या नहीं मानेंगे।
उदाहरण के लिए जैसे अगर कोई डाइट से हमें आदेश आता है कि ये आपको कराना है तो हम उसे कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि हमारे लिए बाध्यता होती है, ये हमारी चॉइस पर निर्भर नहीं करता है कि हम उसे कराएं या ना कराएं। तो इसलिए आदेश क्या होते हैं? आदेश को मानने की हमारी व्यवस्था होती है, बाध्यता होती है, ये इसलिए इनको मानना ही पड़ता हो। चाहे वो एक शिक्षक हो, उसको अगर आदेश मिलता है तो वो भी उसका पालन करता है, अगर एक छात्र होता है उसको भी पालन करना पड़ता है, अगर कोई कर्मचारी होता है तो उसको भी इन आदेशों को पालन करना ही पड़ता है। अब हम इसमें देखेंगे कि निर्देश और आदेश, ये तो शब्द हैं, इनमें काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये क्या शब्द हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। तो जैसा कि मैं आपको दोनों में भी समझा चुकी हूँ कि दोनों की निर्देश और आदेश में मुख्य अंतर यही होता है कि निर्देश क्या है कि निर्देश में कोई बाध्यता नहीं होती है, हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम निर्देश को माने या ना माने। अगर हमें लगता है कि हमारे लिए उपयोगी है तो हम उसे मान लेते हैं, और अगर हमें लगता है हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो हम उसकी अवहेलना भी कर सकते हैं। जबकि आदेश में क्या है? आदेश को मानने की हमारी व्यवस्था होती है, बाध्यता होती है, हमें आदेश को मानना ही पड़ता है। और जब छात्र है निर्देश और आदेश में अंतर करने लग जाता है, समझने लगता है कि इनमें क्या अंतर है, तो धीरे धीरे उसके व्यवहार में भी वांछनीय परिवर्तन आने लगता है। अब हम देखेंगे कि संदेश, कि संदेश क्या होता है। आपने सब लोगों ने सुना होगा संदेश, मैसेज वगैरह आप लोग डालते हो, संदेश को इंग्लिश में हम लोग मैसेज बोलते हैं। तो ये क्या है? बालकों को उनके ज्ञान अर्जन करने के लिए तथा व्यक्तित्व के विकास के लिए माता पिता तथा शिक्षकों के द्वारा कई प्रकार के संदेश समय समय पर दिए जाते हैं। संदेश अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना होता है। इन संदेशों को सुनकर समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन संदेशों का अनुपालन करके ही उचित व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आप लोग जनरली संदेश सभी जानते हैं, जो हम लोग ये मैसेज कन्वे करते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे हो चाहे किसी फेसबुक पे हो, तो ये क्या है? अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। तो संदेश भी क्या है? हमें अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग करना पड़ता है। और ये संदेश ऐसे हैं जो कि इनको समझना भी बहुत जरूरी है कि अगर किसी ने आपको कोई संदेश दिया है तो वो क्या कहना चाहता है उससे, क्योंकि इसको समझ कर ही आप उसका अनुपालन करेंगे और उसके साथ उचित व्यवहार प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट आता है कविता। कविता ये साहित्य की विधा है और ये बहुत महत्वपूर्ण अंग साहित्य का माना जाता है। कविता का जो प्रयोग है करने से खास तौर पर हम लोग इसको पद्य के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं कविताएं, और इसमें कल्पना शक्ति का अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कविता का जो होता है वो मनुष्य के हृदय को प्रभावित करती है और ये मनुष्य को रस और आनंद से परिपूर्ण कर देती है। ये बालकों में रागात्मकता और सृजनात्मकता का भी विकास करती है, बालकों की कल्पना शक्ति तथा बोध शक्ति का भी विकास करती है। अतः कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को कविता पाठ सुनने योग्य बनाना है। तो जब हम हिंदी की बात करते हैं या हिंदी के विशेष शब्दों को समझने की बात करते हैं तो उसमें कविता का समझना बहुत आवश्यक होता है। कविता के द्वारा हमें रसानुभूति ही नहीं होती है, सृजन शक्ति का ही विकास नहीं होता है, बल्कि हमें आनंद की प्राप्ति होती है। सभी कविता छंदों के रूप में भी होती है, ज़्यादातर ये पद्य की विधा होती है। इसलिए जो भी व्यक्ति है कविता लिखता है तो वो कहीं ना कहीं किसी विशेष स्थिति का वर्णन है वो छंद में पद्यों के आधार पर करता है। इसलिए ये कल्पना शक्ति को भी विकसित करती है छात्रों की, और साथ साथ में उसमें रागात्मकता का भी विकास करती है। अब हम देखेंगे कहानी, कि कहानी शिक्षण क्या है। कहानी अपने विचारों और घटनाओं को गद्यमय रोचक शैली में प्रस्तुत करना होता है। कहानी में सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि इसमें रोचकता होती है, क्योंकि रोचकता होने से कहानी को व्यक्ति है एक से प्रारंभ से लेकर अंत तक देखता है, और ये कहीं न किसी घटना पर आधारित होती है, किसी न किसी के विचार पर आधारित होती है। अगर हम कहानी से देखें तो कहानी शिक्षण से क्या लाभ है, बच्चों को कहानी क्यों समझना चाहिए या कहानी शिक्षण क्यों कराया जाता है, तो अगर हम ये देखें तो इससे हमें कई लाभ दिखाई पड़ते हैं कहानी शिक्षण से। पहला तो यही है
छोटी और कठिन बातों को सरल बनाकर सुनाना। कहानी के माध्यम से बहुत कठिन बात भी होती हैं और छोटी छोटी बातें हैं, उन्हें भी किसी न किसी प्रकार के सरल बनाकर सुनाया जाता है, जिससे कि सुनने वाले श्रोता तक वो बात है वो सरलता से पहुंच जाए। दूसरा है छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास करना। कहानी के माध्यम से सामाजिक घटनाएं ली जाती हैं, स्थितियां ली जाती हैं लोगों के, तो उससे क्या है कि उससे बच्चे के अंदर सामाजिकता की भावना का विकास होता है। तीसरा आता है छात्रों की कहानी लिखने में रुचि विकसित करना। कहानी शिक्षण का एक उद्देश्य ये भी है कि बच्चों में लेखन की क्षमता विकसित हो, वो खुद कहानी लिखने में किसी प्रकार से निपुण बन सके। नेक्स्ट आता है छात्रों में देश, जाति तथा धर्म के प्रति स्थायी भाव बनाना। कहानी क्योंकि किसी भी देश की जो स्थानीय स्थितियाँ होती हैं उनके आधार पर होती है, जाति के आधार पर हो सकती है, धर्म के आधार पर हो सकती है, इन सभी के प्रति है एक स्थायी जो भाव है उसका निर्माण करने में भी कहानी है सहायता करती है। अतः इससे व्यक्ति के अंदर इनके प्रति एक स्थायी भाव का निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है कि छात्रों में विषय के प्रति रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करना। अलग अलग विषय होती हैं, बहुत सभी विषय हैं, वो बहुत ज़्यादा रोचक भी नहीं होती हैं, कुछ उबाऊ भी होते हैं, लेकिन अगर हम किसी भी विषय को अगर कहानी के माध्यम से उसे पेश करते हैं तो उसमें अपने आप ही रोचकता आ जाती है। तो कहानी का एक उद्देश्य ये भी है कि कहानी से छात्रों में विषय के प्रति रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट आता है छात्रों की साहित्य में रुचि उत्पन्न करना। कहानी ये भी करता है, साहित्य की कई विधाएं हैं, उसमें कहानी भी एक विधा है, तो ये कहानी के माध्यम से छात्रों की साहित्य में रुचि उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट आता है छात्रों को भाषा की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना। भाषा की कई शैलियाँ होती हैं, उनमें कहानी की अपनी अलग शैली होती है, तो कहानी के द्वारा छात्रों में कई प्रकार की शैलियों का छात्रों को परिचित कराया जाता है, जिससे वो समझ सकते हैं कि किस शैली में कौन सी विधा का है उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है छात्रों में कल्पना तथा तर्कशक्ति विकसित करना। कहानी हमेशा किसी विषय या घटना पर आधारित होती है और कहीं ना कहीं हमें एक संदेश भी देती है, इसलिए इसमें कल्पना और तर्कशक्ति विकसित होती है छात्रों की, और इसके आधार पर उनकी है वो सृजनात्मक शक्ति भी बढ़ती है। ठीक है, तर्क शक्ति भी बढ़ती है, सृजनात्मक शक्ति भी बढ़ती है। नेक्स्ट आता है छात्रों को शब्द सूक्ति, लोकोक्तियों तथा मुहावरों का ज्ञान कराना। कहानी में जगह जगह पर मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है, शब्द सूक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से छात्रों को इनका ज्ञान कराया जाता है और ये बताने का प्रयास किया जाता है कि इस प्रसंग में इस मुहावरे का क्या अर्थ है। इससे छात्रों में मुहावरों को समझने की है क्षमता का भी विकास होता है। अब हम बात करेंगे लोकगीत। आप लोगों सभी ने सुने होंगे लोकगीत। लोकगीत होते क्या हैं? किसी भी राज्य या क्षेत्र से संबंधित जो गीत होते हैं, जो उस क्षेत्र की पहचान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लोकगीत कहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र और राज्य में स्थानीय बोली में गाए जाने वाले गीतों को ही लोकगीत कहा जाता है। तो ज़्यादातर ये लोकगीत स्थानीय बोली में ही गाए जाते हैं, स्थानीय भाषा में ही गाए जाते हैं। लोकगीतों में कई प्रकार के हितार्थ भाव और विषयों का उद्देश्य समाहित होता है। या तो इसमें किसी हितार्थ भाव होता है या किसी विषय, और उस विषय का उद्देश्य क्या है। जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उन पर भी लोकगीत होते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ये किस विषय को लेकर लोकगीत बनाए गए हैं। इन्हें सुनकर समझना और उन्हें व्यवहार में लाना छात्रों के लिए काफी लाभदायक होता है। ये एक प्रकार की साहित्य की विधा होते हैं। ये गीत क्षेत्रीय भाषाओं में ही होते हैं तथा सुनने में भी अच्छे लगते हैं। लोकगीत विशेष रूप से इनकी दो विशेषताएं होती हैं। एक तो ये क्षेत्रीय भाषा में होती हैं, दूसरा ये कि ये स्थानीय बोली में होने के साथ साथ स्थानीय समस्याओं से संबंधित भी होते हैं और किसी न किसी विषय पर आधारित होते हैं। इसलिए इनको सुनना भी अच्छा लगता है और ये किसी विशेष स्थिति का विशेष विषय से हमें परिचित भी कराते हैं। नेक्स्ट आता है नाटक। नाटक भी साहित्य की एक अभिन्न अंग है। किसी विशेष परिस्थिति का अनुकरण करके नाटक का निर्माण किया जाता है। किसी विशेष अवस्था या परिस्थिति का अनुकरण करके जो अभिव्यक्ति की जाती है, दर्शक
प्रस्तुति का आनंद लेते हैं तथा उस काल्पनिक रंगभूमि से वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाकर उसकी अनुभूति में खो जाते हैं। तो नाटक क्या है कि जब भी कोई नाटककार या जब भी कोई नाटक निर्माण करने वाला व्यक्ति है, नाटक लिखता है, तो वो किसी न किसी विशेष अवस्था या परिस्थिति का वर्णन उसमें करता है। और वो अवस्था या परिस्थिति अतीत की हो सकती है और कहीं ना कहीं उसको वो अपने कल्पना में लाता है और उसमें उसका लेखन करता है, फिर उसका मंचन करता है। तो जिस तरह से उस काल्पनिक स्थिति को वो वास्तविक रूप प्रदान करता है, जिससे कि उसकी जो भी श्रोता होते हैं उसकी काल्पनिक स्थिति को भी देखकर उसकी वास्तविक स्थिति का अनुमान लगा लेते हैं और उस स्थिति में स्वयं ही उसकी अनुभूति में खो जाते हैं। इसलिए नाटक भी एक साहित्य का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। धन्यवाद।